हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीएस बाय एनएस में। तो अगर कोई भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है और हिस्ट्री वहाँ पर आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या आप मतलब बोल सकते हो अगर आप जीएस के अंदर जहाँ पर भी हिस्ट्री की वेटेज है अगर आपको कहीं पर भी, तो आप इस सीरीज को प्रीफर कर सकते हो। और चीज़ें अगर आपको पसंद आती हैं तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चीज़ों को यहाँ पे सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप चीज़ों को लाइक करो, शेयर करो। और अगर कमेंट हो सकता है आपको कोई मतलब की प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर भी किसी टॉपिक के अंदर, या अगर आप उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हो, या आप मेरे से मतलब की पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो और वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री की सीरीज को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जी हाँ शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मतलब कि जो फेजेज हैं, आपके फेजेज का मीनिंग क्या है? टाइम। और ये आपकी एक क्रोनोलॉजी है। स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर हुआ था आपका फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर से ही मैं आपको ये बताते हुए जा रहा हूँ कि अगर आप इस क्रोनोलॉजी और दूसरी चीज आपकी ज्योग्राफी, इन दोनों को मतलब कि इंपॉर्टेंस दे के पढ़ोगे तो आप हिस्ट्री को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। क्रोनोलॉजी का मीनिंग क्या है कि आपकी कौन सी चीज पहले हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो इससे चीजों को क्या होता है, एक दूसरे के कंपैरेटिवली पढ़ के आप चीजों को ज्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये है आपका प्री हिस्ट्री पीरियड। तो प्री हिस्ट्री पीरियड, जैसा कि मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, प्री हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री मिलते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे जो लिटरेरी सोर्स है वो नहीं मिलता है। और अब इसको हमने मतलब डिवाइड किया था, अगर आप याद करते हो तो स्टोन एज था आपका, स्टोन एज के बाद आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन था, और वो जो पूरा टाइम पीरियड था वो था आपका 2.5 लाख साल से लेके 1400 बीसी तक। तो हम देखो मतलब कि कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, और 1400 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था वो हमने प्री हिस्ट्री के अंदर कवर कर लिया था। फिर उसके बाद हमने वैदिक एज को स्टार्ट किया था। अब वैदिक एज का मीनिंग क्या है? यहां से हमारी पोस्ट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट ऑफ पोस्ट हिस्ट्री। पोस्ट हिस्ट्री इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ साथ आपके लिटरेरी सोर्स भी मिलते हैं, हमें लिखित में भी चीजें मिलती हैं। आपने मतलब जो अवशेष मिले थे, कहीं से आपने खुदाई की, वो तो आपके पास है ही हैं। उनके साथ साथ उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ लिटरेरी सोर्स भी होते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? दिस इज नोन एज योर वैदिक एज का पोस्ट हिस्ट्री टाइम पीरियड। तो पोस्ट हिस्ट्री का मीनिंग क्या है? आर्कियोलॉजिकल प्लस लिटरेरी सोर्स। तो अब हम देखते हैं कि वैदिक एज को हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले वैदिक एज का हमने इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। तो उसके अंदर आपको बताया गया था कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ वैदिक एज का। वैदिक एज के ओरिजिन का मीनिंग क्या है कि आर्यन की इंडिया के अंदर एंट्री। तो ये आर्यन हमारे इंडिया में कहां से आए थे, इनका ओरिजिन कहां पे हुआ? तो इन्होंने यहाँ पर आके जो भी लोकल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे उनके ऊपर आके इन्होंने इन्वेजन किया, या उसको माइग्रेशन बोल सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको इस लेक्चर के अंदर बताई गई हैं। और क्या क्या सोर्सेज होते हैं इसको पढ़ने के लिए, तो वहां पर हमने देखे थे इसके मेन जो सोर्स हैं वैदिक एज को पढ़ने के लिए, वो थे आपके वेद, पुराण और उपनिषद। तो अब उन वेदों के बेसिस पे हमने क्या किया था, वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो पहला पार्ट तो आपका क्या था? अर्ली वैदिक एज। और दूसरा पार्ट है आपका लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज, देखो इसका नाम ही डिफाइन कर रहा है, ऋग वैदिक एज। यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसको ही सोर्स मान के इन्होंने क्या किया था, मतलब कि सारी की सारी चीजों को डिस्कस किया था। और अगर हम बात करते हैं जो दूसरा है आपका लेटर वैदिक एज, तो लेटर वैदिक एज के अंदर आपके मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं लेटर वैदिक एज के अंदर, तो इसका टाइम पीरियड है आपका 1000 बीसी से लेके आपका 600 बीसी तक। और इसके अंदर हमारे जो लेटर 3 वेद हैं, लेटर 3 वेद, टोटल आपके 4 वेद हैं। उसके बाद आपके जितने भी उपनिषद हैं, और उपनिषद के बाद आपके जितने भी पुराण हैं, वो सभी इनके लिए आपके सोर्स हैं, जिनको स्टडी करके इन्होंने क्या किया है, आपके लेटर वैदिक एज को एक्सप्लेन किया है। तो डिस्कस करते हैं अब आगे का पार्ट। तो लेटर वैदिक एज, जैसा कि आप देखो यहाँ पर देख ही पा रहे हो बिल्कुल क्लियरली, जो मैंने आपको बताया था 600 से लेके ये है। और ये आपका जो टाइम पीरियड है, जो लेटर का जो वैदिक टेक्स्ट है उसको पूरा का पूरा कंपाइल किया गया था यहाँ पे। और अर्ली वैदिक एज के अंदर क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपकी ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था। ठीक है। अब उसके बाद आपका है, यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी आयरन एज बिगिनिंग इन इंडिया। आपसे अगर कभी भी पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि आयरन एज हमारी कहां पर स्टार्ट हुई थी, तो वो आप उसको लिखोगे लेटर वैदिक एज के अंदर। अब फिर से मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आयरन एज कहां से स्टार्ट हुई, तो आप उसको लिखोगे लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज था जो, उसमें आर्यन है वो आयरन को लेके तो आगे थे इंडिया के अंदर, लेकिन उसका जो यूज है वो इतने ज्यादा एक्सटेंट लेवल पे नहीं हो पा रहा था। वो मतलब कि क्या था, बहुत ही कम लेवल के ऊपर उसको यूज किया जा रहा था, कुछ सिलेक्टेड पीपल उसको यूज कर रहे थे। लेकिन यहां तक आते आते आपका जो लेटर वैदिक एज है, तो आयरन का जो एज है वो कॉमन पीपल के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजेबल हो गया था। वो इसका मतलब यूज बहुत ही ज्यादा कर रहे थे। अब जो ये आयरन है, इस आयरन को हमारा जो लेटर वैदिक एज है उसमें एक तो संयम, SYAMA संयम, और दूसरा है आपका कृष्ण आयास। इन दो वर्ड से उसको रेफर किया गया है। अगर आप कोई भी वेद उड़ा के देखते हो लेटर वैदिक एज, तो उसमें आयरन को जो इन दो वर्ड से क्या किया गया है, आपका रेफर किया गया है। तो अब जैसे ही आयरन का यूज हुआ, तो हमारा जो अर्ली वैदिक एज है उसके कंपैरेटिवली इस लेटर वैदिक एज के अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजेस और डेवलपमेंट देखने को मिले। अब वो डेवलपमेंट क्या क्या हुए वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी देखो, आप याद करो, आपको जब जिस टाइम पे अर्ली वैदिक एज बताया गया था, तो वहां पर आपको क्या बताया गया था कि उनको अरेबियन सी और विंध्याचल पर्वत के बारे में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखो रेफरेंसेस मिलते हैं इनके बारे में। और आर्यन ने क्या किया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला उनका जो पीरियड था, जो इंडस रिवर के जो वो आसपास रहते थे, वहां से उन्होंने क्या किया, एक तो ईस्टवर्ड, वो अपने ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट हुए, और दूसरा आपका साउथवर्ड। तो ये चीज आप देखो मैप में ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। पहले आपका टाइम कौन सा रीजन होता था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सारे की सारी सभ्यता आपकी क्या थी, मोस्टली पीपल यहीं पर रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया आपका ईस्ट की तरफ। तो ये तो ईस्ट की तरफ चले, और दूसरा यहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया साउथ की तरफ। तो साउथ में जो हमारा सदर्न इंडिया है, उन्होंने उसको मतलब कि आपका एक्सप्लोर किया, और ईस्ट में चलते हुए उन्होंने जो आपका ये गंगा दोआब रीजन है, गंगा दोआब का, गंगा यमुना दोआब मींस दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो इस रीजन को इन्होंने क्या किया, एक्सप्लोर किया, और ये भी आपका बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था। अब ये नहीं है कि इन्होंने बस यहां से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर पहले से रोड बने हुए थे, रास्ते बने हुए थे, जी नहीं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपके जंगल होते थे। तो उन्होंने उन जंगलों को काटना शुरू किया। जंगलों को काटा कैसे, उनके पास आयरन के सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए थे, तो उससे उन्होंने उनको काटा। और मेनली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है देखने को मिलती है वो क्या थी, कि जैसे ही आर्यन आए थे, आर्यन अपने साथ क्या लेके आए थे, हॉर्सेज, तो घोड़े भी वो अपने साथ लेके आए थे। तो घोड़ों ने उनको आगे चलने में और भी ज्यादा हेल्प की। एक तो आदमी अगर यहाँ से पैदल चलता है तो उसको ज्यादा टाइम लगता है इनकी एक्सप्लोरेशन के लिए, लेकिन जब वो घोड़ों के ऊपर चलते थे तो उन्होंने क्या किया, इसको रीजन को बहुत ही जल्दी से उन्होंने क्या कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया। और ये आपका जो गंगा दोआब रीजन है वो आपका पिक्चर में आता है। तो इस फिगर से आप इसको बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हो। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो आपके आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ 1800 से लेकर 1000 से लेकर 800 BC तक, तो उन्होंने वहां से जंगल को क्लियर किया, जितने भी वाइल्ड एनिमल थे उनको मारा, और खेतों को जोतना शुरू किया। तो यहाँ पर देखो जोतने के लिए मतलब कि आपका क्या बताया गया है, आपके हल का यूज होता था। जैसे अगर किसी ने मतलब कि आपके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, श्री कृष्ण के बड़े भैया थे बलराम। अब बलराम के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो बलराम को क्या बोला जाता था, हलधारी। हलधारी क्यों बोला जाता था, जैसे आपके जो जितने भी गॉड हैं, जैसे आपके श्री राम हैं वो धनुष का यूज करते हैं, श्री कृष्ण है वो सुदर्शन चक्र का यूज करते हैं, आपके जो अलग अलग जो आपके डाइटी हैं जो हैं वो सभी के सभी अपना अलग अलग अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो वैसे ही जो बलराम थे ये अपने हल का यूज करते थे। तो देखो हल की इंपॉर्टेंस उस टाइम पे कितनी होती थी। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलेगी कि जब ये आपका अर्ली वैदिक एज था, तो हल का यूज वहां पर भी बहुत लिटिल स्केल पे होता था, या मतलब उसके बाद जो लेटर वैदिक एज है इसके अंदर तो इसका यूज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन लेटर वैदिक एज के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर आपका जो राजा होता था, राजन बोलो या मतलब कि जो आपका चीफ होता था किसी भी ट्राइब का, तो वो भी क्या करता था, हल को चलाता था। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा आप क्या देखते जाओगे, राजा ने जो ये हल चलाने वाले काम है इनको बिल्कुल ही छोड़ दिया था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो हॉर्सेज हैं उन्होंने इनेबल किया, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता चुका हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उनकी सोशल लाइफ की। तो याद करो एक बार आपने सोशल लाइफ किसकी देखी थी, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद आपने किसकी देखी थी, अर्ली वैदिक एज की। और अब हम किसकी सोशल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं,
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल लाइफ ऑफ योर लेटर वैदिक एज। तो देखो कंपैरेटिवली पढ़ना है आपको, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपका अर्ली वैदिक और फिर आपका लेटर वैदिक एज। तो आप ये एक टेबल बना सकते हो, इससे आपको चीजों को याद रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर याद करो हमने क्या लिखा था, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन। क्लास का मीनिंग क्या है, जो बंदा जो काम करता था उसको उसके काम से जाना जाता था, ना कि उसके मतलब की उसकी धर्म से या जात से, या उसका मतलब कि कौन सा ये गोत्र है। तो यहाँ पर गोत्र सिस्टम है आपका, वो भी डेवलप हो गया था बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट लेवल के ऊपर। ठीक है, अर्ली वैदिक एज के अंदर आपका क्या था, अर्ली वैदिक एज के अंदर आपका जो ये चारों की चारों जो कैटेगरी हैं, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और वैश्य के बाद आपका शूद्र, उन सभी का इवोल्व हो गया था, लेकिन वो इतने ज्यादा रिजिड नहीं थे। ठीक है, अब इस एज के अंदर क्या हुआ, उनको और भी ज्यादा एक्सटेंट लेवल के ऊपर ले जाया गया। तो एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका जो ये वर्ण सिस्टम है, जो मैंने आपको ये चारों के चारों वर्ण बताए हैं, वो आपका फर्दर डेवलप हुआ इनटू कास्ट। यहां पर देखो कास्ट में डिवाइड हो गया वो। ठीक है, लेकिन अर्ली वैदिक एज के अंदर क्या था, कास्ट में डिवाइड नहीं थे, लेकिन इसके अंदर भी कास्ट में या उनका जो गोत्र था उसमें तो वो डिवाइड हो गए, लेकिन यहां पर भी वो इतना ज्यादा रिजिड नहीं था। रिजिड का मीनिंग क्या है कि अगर कोई बंदा मतलब कि चेंज करना चाहता है तो उसको चेंज करने की पॉसिबिलिटी मिलती थी वहां पर, लेकिन एज कंपेयर्ड विद अर्ली एज वो थोड़ा सा ज्यादा रिजिड हो गया था आपका। अब मेनली यहां पर सबसे इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ब्राह्मण सुप्रीमेसी। ब्राह्मण आपके यहां पर जो सबसे मतलब कि ज्यादा उभर कर आए और इनकी जो सुप्रीमेसी है वो कायम होगी। बाकी जो तीनों के कंपेयर में, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों के कंपेयर में ये आपके बहुत ही ज्यादा यहां पर सुप्रीमेसी के अंदर आगे सोसाइटी के अंदर। अब यहां पर भी आपके मतलब कि कुछ एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल वोमेन हैं जिनको बहुत ही ज्यादा मतलब कि बुद्धिमान माना जाता है। वो आपकी कौन कौन है, गार्गी और मैत्री। यहाँ पर भी उनको स्कूल में या आश्रम में जाने के लिए मतलब कि अलाउड था। वो अगर कोई लेडी है वो आपका आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहती है तो वो कर सकती है, और उसके एग्जाम्पल आपको कहां से मिलते हैं, गार्गी और मैत्री से। तो ये दोनों के दोनों मतलब कि एक दो बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके गार्गी और मैत्री हैं, ये आपके बेसिकली कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो लेटर वैदिक एज के अंदर इनका जिक्र मिलता है। लेकिन अब यहां पर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जो वोमेन का स्टेटस है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया। याद करो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पूजा जाता था वोमेन को, बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक आपका प्राइम रोल प्ले करती थी। अर्ली वैदिक एज के अंदर उनका क्या हुआ, स्टेटस थोड़ा सा उनका डिक्लाइन हो गया, लेकिन लेटर वैदिक एज के अंदर देखो आपका और भी ज्यादा डिक्लाइन हो गया वो। ठीक है, डिक्लाइन कैसे हो गया है, यहां पर देखो रेफरेंस मिलते हैं किसके, एक तो सती प्रथा के। सती प्रथा आपको पता ही है क्या होती है, और उसके बाद जो आपकी चाइल्ड मैरिजेज हैं, छोटे बच्चों की मतलब कि विवाह कर दिया जाता था, उन दोनों के रेफरेंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अतरिया, उन्होंने क्या बोला है, ए डॉटर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए सोर्स ऑफ मिजरी। मिजरी का मतलब क्या बोल सकते हो, दुख, या मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा संकट का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं मिजरी। तो यहां से आप देखो इसकी जो स्टेटमेंट है उससे आप क्लियरली निकाल सकते हो कि ये घर में जो बेटी का जन्म होता है, तो बेटी के जन्म को उन्होंने क्या बताया है, डिस्क्राइब एज ए सोर्स ऑफ मिजरी, कि भाई उसने उसके घर पे बहुत ही ज्यादा दुखों का जन्म हो गया एक हिसाब से। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि जो वोमेन का स्टेटस है वो भी मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़ा सा आपका डिग्रेड हुआ अर्ली वैदिक एज के अंदर, और लेटर वैदिक एज के अंदर ये आपका और भी ज्यादा डिग्रेड हो गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका यहां से बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, जो वर्ण है आपके ऑल थ्री वर्ण कौन कौन से, सिर्फ ऊपर वाले। सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आपका क्षत्रिय, और क्षत्रिय के बाद आपका वैश्य। ये तीनों के तीनों जो वर्ण हैं ये आपके क्या थे, इनके अंदर एक कॉमन फीचर होता था, और वो कॉमन फीचर क्या था, वो था आपका उपनयन। उपनयन या उसको बोलते थे इनरिचमेंट। इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मतलब कि अपग्रेड कर देना, जो उसका प्रेजेंट लेवल है उसके अंदर कुछ नई चीजें डाल के उसको वहां से अपग्रेड कर देना। तो ये जो फीचर है इसका मीनिंग क्या था कि इस फीचर के अंदर इनको एक स्केयर थ्रेड पढ़ाया जाता है। स्केयर थ्रेड का मतलब कि क्या होता है, एक पवित्र धागा होता है जिसको हम हिंदू भाषा के अंदर जनेऊ बोलते हैं। तो जनेऊ धारण किया जाता था इनके, और वो भी क्या होता था, जिस दिन वो जनेऊ धारण करते थे तो पूरे प्रॉपरली मतलब कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था, और तब जाके उनको वो जनेऊ पहनाया जाता था। अब ये जिस दिन उनको जनेऊ पहनाया जाता था उस दिन ये बोला जाता था कि उनका द्विजा, दूसरा जन्म हुआ है उनका। एक जन्म तो उन्होंने अपने माँ के पेट से लिया था, और दूसरा जन्म मतलब कि उनका क्या माना जाता था कि जिस दिन उन्होंने जनेऊ को धारण किया है आपका। तो ये द्विजा आपका मतलब बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता था। और जो शूद्र हैं आपके, जो वर्ण के अंदर जो लास्ट कैटेगरी थी, उनको वंचित किया गया था, इसे डिप्रीव्ड।
इस स्केयर थ्रेड सेरेमनी से। बट उनको मतलब कि मेनली वहां पर क्या था, जो आपका इसके साथ साथ एक तो इनको मतलब कि जनेऊ नहीं पहनता था, और एजुकेशन के ऊपर भी यहाँ पर देखो उनकी रोक लगा दी गई थी। और जो वो गायत्री मंत्र था, आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कहां से लिया गया है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ कि आपका कहां से लिया गया था। तो उसके जो पाठ के ऊपर भी उनकी रोक लगा दी गई थी। तो देखो यहाँ पर मतलब कि शूद्र की जो मतलब कि आपका लेवल है वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड होता जा रहा है, हर मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, हम जैसे जैसे हम एजेस में चलते जा रहे हैं। तो ये आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये मतलब कि आपका 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, नहीं। देखो आप सबसे पहले बात करो इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 से लेके आपका 1400 बीसी, तो देखो कितने साल ये हो गया आपके, लगभग मतलब कि 2000 साल ये हो गए आपके। 2000 के बाद आपका 1000 साल है वो आपका नियरली आप बोल सकते हो वो अर्ली वैदिक एज। तो लगभग 3000 साल लगे हैं इन चीजों को मतलब कि पिक्चर में लेके आने के लिए। तो ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि आपके आश्रम सिस्टम डेवलप हो गया। आश्रम सिस्टम का मीनिंग क्या है, यहाँ पर मुनि होते थे, ऋषि मुनि होते थे, और उनके पास बच्चे जाते थे एज ए शिष्य बन के, और वो उनको वहां पर जितनी भी मतलब कि वेद हैं, उपनिषद हैं, या जो जो चीजें थी वो जितनी भी उनकी शिक्षा है, जो भी जिस फील्ड में शिक्षा लेना चाहता था वो सारी चीजें उनको यहाँ पर बताई जाती हैं। और ये आपको कहाँ पर मिलता है आश्रम सिस्टम के बारे में, आपके जबल उपनिषद से। तो उपनिषद आपको बताए थे यहाँ पर मतलब कि लेटर वैदिक एज के अंदर क्या है, उपनिषद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टेजेस बनाई गई हैं। आपका जो भी कोई ह्यूमन बीइंग है, उस ह्यूमन बीइंग की लाइफ को उन्होंने क्या कर दिया, 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं, सबसे पहला है ब्रह्मचार्य। तो ये माना जाता है कि जो आपका 0 से जो 25 वाली एज है, जैसे उसका जन्म हुआ वहां से लेके उसको 25 साल तक क्या होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट लाइफ, या वो बोल सकते हैं ब्रह्मचार्य का उसको पालन करना चाहिए। अब जैसे उसकी 25 साल की उम्र हो जाती है, फिर उसको वहां से लेके 25 से लेके 50 साल तक ये बोला जाता है ऐसा कि 25 से 50 तक उसको क्या करना चाहिए, एज ए हाउस होल्डर या गृहस्थी का जीवन उसको व्यतीत करना चाहिए। अब 50 के बाद जैसे वो 50 होता है तो 50 से लेके 75 को उसको क्या करना चाहिए, पार्शियल रिटायरमेंट। पार्शियल रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है कि जो भी वो काम या कुछ कर रहा है तो उससे उसको छुट्टी ले लेनी चाहिए, और उसको वन प्रस्थ मतलब कि वन की तरफ प्रस्थान कर जाना चाहिए कि अपना वन में जाके अपना जीवन को व्यतीत करे। और सबसे जो लास्ट स्टेज है वो आपकी क्या है, संन्यास। संन्यास का मीनिंग क्या है कि ये आपकी मानी जाती है 75 से लेके 100 तक। अब इसमें उसको क्या करना है, वन से भी मतलब बिल्कुल कंप्लीटली रिटायर हो जाना। यहाँ पर उसकी क्या थी, पार्शियल रिटायरमेंट। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट। कंप्लीट का मीनिंग क्या है कि बिल्कुल वर्ल्ड से मतलब कि मैं सब कुछ छोड़ के आप बिल्कुल मतलब कि सिर्फ आत्मा और परमात्मा जो आपका उसका मिलन के लिए मतलब कि आपको सब कुछ से मोह माया को छोड़ के आपका चला जाना चाहिए। तो ये है आपका कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम दी वर्ल्ड। तो ये आपकी 4 स्टेजेस बनाई गई हैं ह्यूमन बीइंग की, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं आपके पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी हमने अर्ली वैदिक एज की भी पढ़ी थी, तो देखो फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, कंपेयर कर लेना। अगर कंपेयर करोगे तो चीजों को आप लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, अगर कंपेयर नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो सभा और समिति आपकी क्या होती है मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। आपके जितने भी इलाइट पीपल होते थे उनसे मिलके क्या होती थी, एक समिति बनाई जाती थी। और अर्ली वैदिक एज के अंदर इसकी बहुत ही ज्यादा मतलब की इंपोर्टेंस होती थी। जैसा ये बोलती थी राजा वैसा ही करता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लेटर वैदिक एज के अंदर अर्ली के कंपेरिजन में ये आपकी लेस पावरफुल होगी। और यहाँ पर जो राजा है उसने आपकी क्या किया, डोमिनेंस गेन कर ली। डोमिनेंस का मीनिंग क्या है कि समिति की मतलब की कम चलती थी और राजा की यहाँ पर ज्यादा चलती थी। राजा ने जैसा बोल दिया समिति वैसा ही डिसाइड करती थी। लेकिन उससे पहले क्या था, समिति जैसा बोलती थी राजा वैसा करता था। अब इसके अंदर क्या है, राजा अपनी मतलब की पावर को और अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए बहुत से मतलब की रिचुअल करने लगा। रिचुअल वो कौन कौन से आपके, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहूं तो राजसूय यज्ञ का मीनिंग क्या होता है, राजा की उम्र को लंबा करने के लिए आपका ये राजसूय यज्ञ होता है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ आपने पढ़ा ही होगा कि जो श्री राम थे, जैसे ही वो आपके रावण को मार के जब अयोध्या में आए थे तो उन्होंने अपना अश्वमेध यज्ञ करवाया था। राजा अपने घोड़े को मतलब कि दौड़ा देता था और जहां तक घोड़ा जितनी जमीन के ऊपर मतलब कि वो भाग पाता था, जहां तक भी पकड़ जाता था विदाउट, जब तक उसको कोई पकड़ नहीं ले, तो जितना एरिया वो कैप्चर कर लेता था वो सारा एरिया राजा का माना जाता था। लेकिन अगर कोई उसको पकड़ लेता था तो फिर उसको मतलब कि राजा के साथ लड़ाई करनी होती थी, तो वहां पर उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी। तो आपने लव और कुश के बारे में अगर पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या किया था, जो श्री राम ने ये घोड़ा ही भेजा था अश्वमेध वाला,
तो वो आपने वहां पर उसके वो आपको ये अश्वमेध यज्ञ वाला जो सीन है वो अच्छे से आपको क्लियर होगा। और सबसे लास्ट है वाजपेयी। वाजपेयी का मीनिंग क्या है कि आपको पता होगा पुराने टाइम पे क्या होता था, जो भी कोई राजा होता था या जो सरपंच होता था या जो भी मतलब कि उनका जो हेड माना जाता था, ये माना जाता था कि वहां पर एक रथों की मतलब की दौड़ होती थी, जिसके अंदर आगे आपके घोड़े बंधे हुए हैं और पीछे आपका रथ बंधा हुआ है। तो जिसका घोड़ा जीतता था या जिसका रथ जीतता था तो उसको बहुत ही ज्यादा इनाम दिया जाता था। और मेनली यहाँ पर क्या होता था, राजा भी अपना घोड़ा दौड़ाता था और राजा का घोड़ा नॉर्मली यहाँ पर जीता जाता था। अगर उसका घोड़ा नहीं जीतता था तो इसे उसके एज मतलब की बेइज्जती माना जाता था। तो राजा के घोड़े को जिताना है कुछ इस टाइप का ये था आपका वाजपेयी यज्ञ। तो यहाँ पर क्या था, चैरेट की रेस होती थी, घोड़ों की रेस होती थी या घुड़सवारी आप बोल सकते हो, या उनके पीछे रथ बांध के वो आपकी पूरी की पूरी क्या होती थी, रेस होती थी इस वाजपेयी यज्ञ के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या लिखा गया है कि वोमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी सभा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी यहाँ पर, मतलब कि वोमेन की जो आप देख सकते हो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली आपकी डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, वो सभा या समिति का पार्ट नहीं बन सकती थी। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, अर्ली वैदिक एज के अंदर क्या थे, वो ट्राइब के अंदर ही रहते थे। लेकिन लेटर वैदिक एज के अंदर जितनी भी ट्राइब थी आपकी वो सारी की सारी ज्वाइन हुई, और ज्वाइन होने के बाद उन्होंने एक लार्जर किंगडम बना लिया, बड़ा साम्राज्य। और वो बड़े साम्राज्य को क्या बोलते थे, राष्ट्र। अब ये देखो राष्ट्र का निर्माण हो गया यहाँ पे आगे आपका। और राष्ट्र का जो निर्माण मतलब कि राष्ट्र का जो नाम था वो किसके ऊपर लिखा जाता था, जितनी भी जो ट्राइब ऐड हुई हैं उनमें जो सबसे डोमिनेंट ट्राइब थी, जो सबसे ताकतवर मानी जाती थी, उसके नाम पे उस राष्ट्र का नाम लिख दिया जाता था। तो याद करो हमने अर्ली वैदिक एज के अंदर एक बैटल ऑफ 10 किंग की आपकी बैटल पड़ी थी, जहां पर आपकी जो भारत ट्राइब है उन्होंने बाकी सभी ट्राइब को हरा के मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आई थी। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या थी, जितनी भी ट्राइब थी वो सभी की सभी मिलती गई और मिलकर उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, और जो सबसे डोमिनेंट ट्राइब थी उसके नाम पे आपके राष्ट्र का नाम रखना स्टार्ट हुआ। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है वहां पर जो मिलती है आपको वो है आपके कुरु और पांचाल। ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि आपकी डोमिनेंट थी किस टाइम पे, अर्ली वैदिक एज के अंदर। लेकिन लेटर वैदिक एज के अंदर इनके साथ साथ आपकी और भी बहुत सी ट्राइब आपकी इवोल्व हुई। ये देखो अगर आप देखना भी चाहते हो तो ये अगर पीछे ले जाऊं तो ये देखो कुरु और पांचाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके साथ साथ आपकी मत्स्य, कुंती, सापला, काकेतय, बानस, जामिनिया, काशी, मगध, अंग, ऊपर आपके ये मतलब कि कथा, ये आपका मतलब कि सारी ये देखो सारे के सारे अब ये क्या है, राष्ट्र की डेवलपमेंट हो चुकी है आपकी। तो ये काशी, मगध, अंग ये आपके आगे चल के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मगध है वो मतलब कि सभी एरिया को कैप्चर कर लेगा यहाँ पे, आगे वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाहता था कि जो आपके सिर्फ ये कुरु और पांचाली नहीं थी, इनके अलावा भी आपके बहुत से जो राष्ट्र हैं वो डेवलप हो चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ तक क्या है, आपका कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, लेकिन जो आपके आयरन के वेपन है वो प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं। स्टैंडिंग आर्मी का मीनिंग क्या है भाई, हमेशा स्टैंड बाय में रहती है। राजा अपनी एक मतलब की आर्मी बनाता था, लेकिन यहां तक भी क्या है, वो स्टैंडिंग आर्मी राजा के पास नहीं है। जब भी क्या होता था, कोई दूसरा मतलब कि देश लड़ाई कर देता था, अटैक कर देता था किसी एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर, तो जो भी वहां के लोकल पीपल है उनको बोला जाता था कि आप आर्मी में आओ और अपने देश की रक्षा करो या अपने राष्ट्र की रक्षा करो। लेकिन जैसे ही मतलब की लड़ाई खत्म होती थी तो जितने भी ये जो आर्मी के सोल्जर थे ये क्या होते थे, फिर से अपना जो भी मतलब की डेली रूटीन काम है वो अपना वही करना स्टार्ट कर देते थे। तो स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पर भी राजा के पास नहीं होती थी। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी आपका क्या था, लास्ट टाइम में हमारा अर्ली वैदिक एज के अंदर क्या था, कैटल फीडिंग। कैटल फीडिंग का मतलब क्या है, जो वो खाना बदोश या जो आपके चारागाह मतलब कि गाय को चराते थे, तो वो आपका मतलब कि मेन ऑक्यूपेशन था उनका। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन बन गया। पहले क्या था आपका कैटल ब्रीडिंग, और यहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर को पहले इंपोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया है, वो इसको ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज बताया गया है। और यहां तक आते आते उनका जो जीवन है वो बिल्कुल कंप्लीटली सेडेंट्री हो गया था। सेडेंट्री का मतलब क्या है, गतिहीन। मीन्स उन्होंने एक जगह पे जहां पे अपना मतलब की जो जमीन है उसको मतलब की परचेज कर लिया, अपना घर बना लिया। अब ये नहीं है कि वो मतलब की घूमते हुए फिर रहे हैं। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह पे थे, फिर वो गंगा दोआब रीजन के अंदर चले गए, वहां से वो साउथ के अंदर चले गए। नहीं, यहां से जो आदमी जहां पर बसता गया वो बिल्कुल वहीं पर क्या हुआ, उसने अपना मतलब की अपना पूरा घर परिवार वहीं पर बसा लिया। तो वो एक हिसाब से उन्होंने क्या किया, ये आपका सेडेंट्री जीवन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब बहुत सी क्रॉप यहाँ पर भी प्रोड्यूस होती हैं। राइस, इसका बताया था कि ये अर्ली वैदिक एज के अंदर नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर राइस भी, व्हीट, बार्ले, ये सारे आपके, उसके बाद कुछ मतलब कि आपकी जो दालें हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र मिलता है।
मेनली अब यहाँ पर क्या हुआ, आयरन का इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यूज कर दिया। अब प्रॉपर्टी क्या है, अब प्रॉपर्टी है आपकी लैंड, लैंड को प्रॉपर्टी बना दिया। लेकिन अर्ली वैदिक एज के अंदर याद करो प्रॉपर्टी क्या होती थी, काउज, जो आपकी गाय होती थी उनको प्रॉपर्टी माना जाता था। जिसके पास जितनी गाय वो उतना ज्यादा अमीर, जिसके पास जितनी कम गाय वो उतना ज्यादा कम अमीर। लेकिन यहाँ पर क्या है, लैंड को ज्यादा प्रॉपर्टी बना दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत से अर्बन सेंटर डेवलप हुए जैसे आपका हस्तिनापुर। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सी एसोसिएशन और फेडरेशन बनने स्टार्ट हो गए। एसोसिएशन किन्होंने बनाए, जो आपका वैश्य समाज है। वैश्य के अंदर क्या है, अब आपका जैसे अगर कोई एग्रीकल्चर करता है तो उन्होंने अपनी मजदूर यूनियन बना ली। उसके बाद आपका जो भी कोई मतलब कि ट्रेड करता है तो उन्होंने अपनी ट्रेड यूनियन बना ली। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अलग अलग यूनियन का बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे गोल्ड के भी कॉइन, सिल्वर के भी कॉइन और आयरन का मेंशन तो मिलता ही है, मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, टैक्स है वो सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन पीछे याद करो कोई टैक्स होता ही नहीं था हमारा। अब यहाँ पर क्या है, टैक्स कंपलसरी कर दिया गया है आपका, अलोंग विद बार्टर सिस्टम। देखो बार्टर सिस्टम भी यहाँ पर मिलता है, मतलब कि ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको यहाँ पर बार्टर सिस्टम बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। बार्टर सिस्टम भी यहाँ पर चलता था, लेकिन बार्टर सिस्टम के साथ साथ आपके गोल्ड और सिल्वर के कॉइन हैं उनकी भी इन्वेंशन हो गई थी। अब देखो इन्वेंशन का मीनिंग मतलब कि किसने किया, अब आपको पता है कि टोटल आपके 4 वर्ण है। सबसे पहले क्या है, ब्राह्मण, दूसरा क्या है, क्षत्रिय, तीसरा क्या है, वैश्य। तो ये जो वैश्य थे ये क्या थे, आपके व्यापारी थे। इन्होंने सोचा यार मतलब कि हम वर्ण सिस्टम के हिसाब से तीसरे नंबर पे मतलब कि प्लेस करते हैं, तो ये अपनी इंपोर्टेंस को या डोमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन सिक्कों का इजाद किया। और मतलब कि सिक्के सबसे ज्यादा किनके पास है, इन्हीं के पास होते हैं आपके। तो ये अपनी मतलब की पोजीशन को थोड़ा सा और इंप्रूव करना चाहते थे। तो ये इन्होंने क्या किया, नॉर्मली यही बोला जाता है कि जो सिक्कों का मतलब कि मेन जो स्टार्टिंग है वो इन्हीं के थ्रू की गई है आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिलीजन की, तो रिलीजन आप देख पाते हो यहाँ पे रिलीजन और फिलोसफी। तो यहाँ पे जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल और जो एटमोस्फेरिक गॉड हैं, जैसे आपको बताया गया था वायु देवता, उषा, आपका मतलब कि अग्नि देवता, तो उनकी जो पूजा है वो कम होती गई, उनको लेस इंपोर्टेंस देते गए। अब यहाँ पर आपके मतलब कि किस किस की पूजा होती है, रुद्र जो आपके गॉड हैं एनिमल के, ठीक है। विष्णु जो आपके मतलब कि ऋग्वैदिक एज के अंदर जो आपके बहुत ही माइनर गॉड हैं यहाँ पर तो, लेकिन वो क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ लाइफ। आपने पढ़ा ही होगा हिंदू धर्म के अंदर आपके 3 गॉड होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये आपके मतलब कि क्या माना जाते हैं, क्रिएटर ऑफ सृष्टि। इन्होंने सृष्टि को बनाया है, रचयिता ये हैं आपके। और उनके जो पालनहारा हैं, प्रोटेक्टर, वो कौन है, विष्णु भगवान। तो ये देखो विष्णु की वो पूजा कर रहे हैं। और अगर कोई इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है सृष्टि को, तो वो कौन है, महेश। महेश बोलो या भगवान जो शिव हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो कुषाण हैं वो आपके क्या हैं, काउज के प्रोटेक्टर। तो ये मेनली मतलब इन 3 गॉड का जिक्र मिलता है जिनको यहाँ पे क्या है, पूजा जाता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत एविडेंस है आपके आइडियल वर्शिप के भी मिलते हैं। आइडियल वर्शिप का मीनिंग क्या है, मूर्ति पूजा। तो लेटर वैदिक एज के अंदर यहाँ पर मूर्ति पूजा के अवशेष भी आपके मिलने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये गॉड को तो पूजा करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या है, आइडियल वर्शिप को भी फॉलो कर दिया है। अब वर्शिप यहाँ पर मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी ये पूजा पाठ होती थी उनके ऊपर जो मेन इंपॉर्टेंस थी ना, वो किसको दी जाती थी, सेक्रीफाइस को। कि आप दान कितना दे रहे हो, आप मतलब कि कितने मतलब कि कैटल को दे रहे हो या जो भी है। तो प्रेयर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती गई। जैसे मतलब कि आपके ये करते कौन थे वर्शिप, मेनली यहाँ पर ब्राह्मण ही करते थे। तो ब्राह्मण जब भी वर्शिप करते थे तो वहां पर मतलब उनका क्या है, दान दक्षिणा की तरफ मतलब कि ज्यादा ध्यान जाता चला गया। और उसके साथ साथ जो उनके जो मतलब कि मेनली जो प्रेयर हैं या जो उनके जितने भी भजन हैं उनके ऊपर उनका क्या है, जो नॉलेज है उसके ऊपर उनका कम ध्यान होता चला गया। तो ये देखो आपकी चीजें हैं वो 1 बाय 1 वो क्या है, एक सीक्वेंस में डेवलप होती जा रही हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये तो हमने अब तक तो सारे के सारे वेदों के बारे में तो पढ़ लिया कि ठीक है जी, वेद हमारे टोटल 4 हैं, वो सभी के सभी हमने डिस्कस कर लिए। अब वेद के साथ यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है, उपनिषद। तो उपनिषद का मीनिंग क्या बताया जाता है आपका, लास्ट लेक्चर में बताया था, टू सिट नियर समवन, किसी के पास में बैठ के जो वो बोल रहा है उन चीजों को सुनना, दैट इज योर उपनिषद। और फिर उनको किसी ने लिख के कंपाइल कर दिया। तो टोटल आपके 108 उपनिषद हैं, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो जैसे जैसे वैदिक एज आपका खत्म होता गया तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आनी स्टार्ट होगी, किसके खिलाफ, प्राइस्टली डोमिनेशन के लिए। प्राइस्टली डोमिनेशन का मीनिंग क्या है, जो आपका ब्राह्मण समाज है, यही तो आपका मतलब कि एज ए प्राइस्ट का काम करते थे। तो इनकी डोमिनेशन के खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया
ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, सबसे ज्यादा बढ़िया इंपोर्टेंट मतलब कि वो सबसे ऊपर तो मतलब कि जो आपका वर्ण सिस्टम है उसके अंदर लाई कर रहे थे। छोटे छोटे मतलब कि थोड़ा बहुत अपनी पूजा पाठ करवाई और दक्षिणा के नाम पे मतलब कि बहुत ही ज्यादा अपना मतलब कि चीजें कर रहे थे और अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो बाकी जो समाज है आपका, क्षत्रिय हो गया या फिर आपका वैश्य हो गया, ठीक है, ये भी मतलब कि आपके इनके बराबरी माने जाते हैं। शूद्र को तो ठीक है इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर डिप्रीव कर दिया था, तो शूद्र है वो तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा उसकी तो कंडीशन बुरी हो गई थी। लेकिन जो क्षत्रिय और वैश्य हैं ये भी क्या करना चाहते थे, अपनी इंपोर्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते थे। तो इनकी तरफ से आया ये, ऐसा माना जाता है कि जो ये उपनिषद लिखे गए हैं ये आपके क्षत्रिय समाज ने लिखे हैं आपके, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि इनके जो मतलब कि कल्ट होते थे या इनके जो रिचुअल होते थे, तो उसकी वजह से आपके क्या हुए, बहुत ही ज्यादा मतलब कि इनका डोमिनेंस हो गया। तो उसी को खत्म करने के लिए आपके उपनिषद लिखे गए, उपनिषद वर कंपाइल्ड। तो उन वेदों की नॉलेज ये बोला जाता है सिर्फ ब्राह्मण को है, तो उन ब्राह्मण की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, उपनिषद को लिखा है यहाँ पे। तो अब उपनिषद का मीनिंग क्या होता है कि मेनली जो फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ये आपके जो टेक्स्ट है किस चीज के बारे में लिखे गए हैं, क्रिटिसाइजिंग दी रिचुअल। जो ब्राह्मण जितने भी अपने मतलब कि जो पूजा पाठ या जिन रिचुअल को ये फॉलो करते हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया है यहाँ पे, उनकी आलोचना की गई है। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया है उपनिषद के अंदर, मेनली किस चीज के ऊपर जोर दिया है, इन्होंने जोर दिया है राइट बिलीफ एंड राइट नॉलेज, कि आपको सिर्फ मतलब कि अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आपका जो बिलीफ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ऑन सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ आत्मा, सेल्फ रिलेशन ऑफ आत्मा एंड ब्रह्मा। आपका क्या माना जाता है कि मतलब कि जब भी हम मेडिटेशन के लिए, आज के दिन भी अगर आपको बोला जाता है कि ब्रह्मा के साथ आपका मतलब कि मिलन हो जाएगा अगर आप मेडिटेशन करते हो, कुछ इस टाइप के जो भी ऋषि मुनि होते हैं वो इसीलिए करते हैं भगवान के साथ मिलन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, सेल्फ रिलेशन बनाने के लिए बोला गया है आत्मा का परमात्मा के साथ। तो ये आपका मतलब कि राइट नॉलेज हो आपके पास और राइट बिलीफ हो, और जितने भी जो रिचुअल हैं आप उनको बेशक फॉलो करो या ना करो, और यही आपका क्या है, बेस बनते हैं किसके लिए, आपके जो दो नए धर्म इवोल्व होके आते हैं हिंदू के बाद, एक तो आपका जैनिज्म है और दूसरा आपका बुद्धिज्म है। तो ये दोनों के दोनों आप याद करो, ये हमारे इसी 5th to 6th सेंचुरी के अंदर आपके क्या, सॉरी बीसी के अंदर ये क्या हुए थे, इवोल्व हुए थे 500 से 600 के अंदर, और हम याद करो देखो इसी टाइम पीरियड के अंदर खड़े हुए हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है इन्होंने दो नए धर्म को क्या किया, यहाँ से जन्म दिया। जन्म किस लिए दिया, क्योंकि ब्राह्मणों का मतलब कि क्या था, डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, तो उसको खत्म करने के लिए आपके दो नए धर्म यहाँ से निकल के आते हैं। इनके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मतलब कि ये भी माना जाता है कि प्रोबेबली, मतलब कि एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि जो क्षत्रिय हैं, आपका जो सेकंड आपकी कैटेगरी है वर्ण सिस्टम के अंदर, उन्होंने यहाँ पर लिखा है इसको उपनिषद को। और वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब डायलॉग है किस किस के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में। बोला गया था ना आपको स्टार्टिंग में ही, उपनिषद का मीनिंग क्या होता है, टू सिट नियर समवन, किसी के पास में बैठ जाना और उससे वाद विवाद करके जो भी बातें हो रही हैं उन्हीं बातों को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उपनिषद के अंदर, तो ब्रह्मा इमर्ज एज ए सुप्रीम एंटिटी। सबसे सुप्रीम एंटिटी किसको माना गया है, ब्रह्मा को। आत्मा और परमात्मा का मिलन बताया गया वही, कंपैरेटिवली टू बी दी पावरफुल किंग्स ऑफ एरा, मतलब कि जो उनके राजा है उन राजा को सबसे मतलब कि सुप्रीम नहीं माना गया है। इन्होंने मतलब कि क्या किया, उपनिषद ने ब्रह्मा को सबसे बड़ा माना है। लेकिन वेद क्या बोल रहे थे, वेदों के अकॉर्डिंग कि आपका जो राजा है या आपकी जितनी भी जो वफादारी है वो आपके कुल के प्रति होनी चाहिए, वो सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। लेकिन इन्होंने मेन चीज क्या है, आपकी जो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए, कि आपको वहां पर काम करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसको आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उपनिषद फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ ज्ञान, कि आपके पास प्रॉपरली ज्ञान होना चाहिए, ट्रू नॉलेज होनी चाहिए। किसके लिए, पीस के लिए, चेंजलेसनेस के लिए और इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी के लिए। इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी क्या होती है, इमोर्टलिटी या अमरता। आपको अगर अमर होना है या अपनी मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका आत्मा का परमात्मा से मिलन होना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में इसने बताया है यहाँ पे। तो ये है आपका उपनिषद के बारे में। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो मैं फिर से बोलूंगा, आप लेक्चर को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और उसको शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको जितनी भी जो फर्दर नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी। तो देखो आप मतलब कि हेल्प कर सकते हो एक दूसरे की, इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो या अगर चीजों अगर आपको अच्छी लगती है, आपको कुछ सीखने को मिला, तो चीजों को शेयर करो यहाँ से, ठीक है। अगर आपको जितने भी लेक्चर अब तक हुए हैं आपके, उसकी किसी भी चीज की पीडीएफ चाहिए तो आपका जो चैनल है GS/NS, सॉरी ये आपका एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जाके आप सभी की पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।